Please start. Please. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु शुभ सर्वदा गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा कमु पंथ आनंत या राघवाचा जय जय रघुवीर समर्थ। सभी को नमस्कार। लेट्स नो अवर महाराष्ट्र, ये हमारा टॉपिक है। और महाराष्ट्र ये नाम हमारे महाराष्ट्र के और भारत के इतिहास में पुराने समय से है। महारथी इस शब्द से, महान राष्ट्र इस शब्द से, अब राष्ट्र में भी, राष्ट्र जो वर्ड है उसमें भी तेज आता है, तेज आता है। और महा मतलब महत्तम, महत्तम, तेज, उत्कृष्ट, उत्कट, अनंत शक्ति। तो देखिए हमारे एसीपी के साथ काफी जुड़ा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में गणेश जी का उत्सव, जैसे दक्षिण में कार्तिकेय भगवान जी का अधिक प्रचार प्रसार और पूजन है, वैसे महाराष्ट्र में और इस प्रांत में पश्चिम क्षेत्र में गणेश जी का है। जो ये मुद्रा देख रहे हैं आप, हमारे महाराष्ट्र राज्य जब लगभग 60-70 साल पहले ये स्टेट बना, महाराष्ट्र स्टेट, तो उसका ये एम्ब्लेम बनाया है महाराष्ट्र स्टेट का, एक गवर्नमेंट का नहीं, महाराष्ट्र राज्य का है। तो जानते हैं। तो हमारा सवाल आप सबसे है कि आप महाराष्ट्र के बारे में क्या जानते हैं, आप आज आपकी क्या अपेक्षा है। और आप सभी समझ सकते हैं कि स्कोप तो हमेशा रहता ही है। हमने हमारी ओर से प्रयास किया है, आगे समय के साथ हम और जानेंगे। तो आपकी महाराष्ट्र राज्य से, महाराष्ट्र से क्या आपका मन में विचार आता है, आप क्या जानते हैं। तो सौरभ जी से ही शुरुआत करते हैं। सर, महाराष्ट्र को तो छत्रपति शिवाजी महाराज से ही जानते हैं हम लोग। तो और साथ में गणपति गणेश जी से भी हम महाराष्ट्र को जानते हैं। देन मुंबई फिल्म सिटी ऑफ इंडिया भी महाराष्ट्र में ही है जी। एंड वी आल्सो नोन एज बाला साहब ठाकरे फ्रॉम महाराष्ट्र। जी जी जी, ठीक है। हाँ प्रतीक जी। सर, मुझे पहले महाराष्ट्र का मतलब केवल मुंबई ही पता था, तो मतलब जब मैं स्कूल लाइफ में था तब, और ऐसा सुना था कि भैया महाराष्ट्र या मुंबई जो है वहाँ मौसम का कोई असर नहीं है, मतलब वहाँ ठंड भी नहीं लगती है, वहाँ बारिश भी कम होती है, ऐसा। तो पहले महाराष्ट्र का दृष्टिकोण ऐसा था, अब तो वैसा ही है जैसा आप सब लोग सौरभ जी ने बताया। बहुत अच्छे। सपना जी। वहाँ के कल्चर में जैसे कि वहाँ क्लाउडी डांस और जो 16 हाथ की साड़ी शायद कुछ ऐसा रहता है, एक अलग ही ट्रेडिशन होता है, पहनावा, मेकअप, कुछ अलग लुक, बहुत कलरफुल होता है। साथ ही साथ खाने में काफी वैरायटी होती है। मराठी शब्द भाषा वहाँ की मैन रहती है और तिल गुड़ का भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ चटनी वहाँ की होती है। इसलिए महाराष्ट्र एक जय महाराष्ट्र ये कहकर, और काफी क्रांतिकारी वहां से निकले हैं। जो एक महाराष्ट्र रेजिडेंट भी रहता है जो आर्मी में रहता है, जो अपनी एक अलग पहचान। जी हाँ, थैंक यू सपना जी। तनुश्री जी और उसके बाद महेश जी। यस सर, नमस्ते सर। सर, वो बॉलीवुड का जो मूवी है, मुझे पता है कि इसके लिए थोड़ा सा वो फेमस है। करेक्ट। महेश जी प्लीज। Sir, when I was working in the bank, first time I got posting to Bombay, and I was very much hesitant to come to Bombay. Thinking of that local train travel and all, and we were given accommodation in Thane, and I had to come to Opera House. So the first few days was really like hell. But then later on, I started liking and loving Mumbai, and then 8 years I spent in Mumbai, and then that period of 8 years is evergreen in my memory. And then I love Maharashtra because 5 Jyotirlings are there in
Maharashtra. And then beautiful weather, and then this Ashtaganapati Yatra, all that is very, very memorable to me. And then this Pandrapur. And also see that in local trains also the people do Sankirtan and travel. That's very touching. In fact, there is no place even to stand properly with two legs, but in that type of trains, the people do Sankirtan, and also the Ganesh Chaturthi, the way they celebrate, and also in Dasara, the full, they give their 100% and they devote. I mean, so many things, good things to say about Maharashtra. थैंक यू महेश जी, आपने बहुत हमारे यूनिक ट्रेडिशंस, गणेश चतुर्थी और हमारे जो Not to forget about Vada Pav. हाँ हाँ, मुंबई साइड में बहुत ज्यादा है. थैंक यू महेश जी, थैंक यू. सुदीपा जी. यस सर, वहाँ का जो फोक डांस है फेमस वो है लावणी, यही मुझे पता था, और गणेश चतुर्थी ये दूसरा मुझे पता था. ठीक है. रोहित जी. हाँ सर, जब भी मुंबई का बारे में सुनता हूँ तो फर्स्टली छत्रपति शिवाजी महाराज का याद आता है. सेकेंडली गणेश जी का जो पूजा होता है उस पे जो लड़की लोग जो साड़ी पहन के जो ड्रम बीट करते हैं वो भी बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र का. और सेकेंडली जो स्पोर्ट्स में वो मुंबई इंडियंस, और थर्डली जो मुंबई पुलिस है. ये चार चीजें का हमेशा याद आता है महाराष्ट्र में. बहुत अच्छे. गोविंद जी. लोगों के विजिट क्रिएट करे थे वो भी. Yes, about Maharashtra, in my previous job I have stayed in two places. One is Mumbai and the second one is Pune. So as Mahesh sir has mentioned, I still remember the Vada Pav of Mumbai. It's a go-to thing. And the second thing about Maharashtra, as they say that Maharashtra, काफी बड़ा राष्ट्र जिसे कहा जा सकता है. And it is like I have traveled to places like Mahabaleshwar, Panchgani, and it's very famous for the farm fresh strawberries as well. And there are some like temples as well in those areas. And like as far as I remember, Pune का weather, जैसा सब लोगों ने बताया, it's like अभी बहुत धूप हो रहा है तो अचानक से वहाँ पे बारिश हो जाती है. And travel between Mumbai to Pune and the beautiful side of Lonavala. I have not visited Lonavala, but I have like seen during like when I was there and traveling from Mumbai to Pune. So and I don't know much about. There is one fort also. It's called Shaniwar Wada. It's a historical, like you can say, like fort. Like उसपे पेशवास का फोर्ट है तो काफी सिंहगढ़ फोर्ट भी है. एंड रिसेंटली मैंने अभी एक वो भी देखा था. आप बताइएगा रोशन भाई, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. देयर इज लाइक वेस्टर्न घाट का, इट्स इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. सो इट्स 1800 फीट डीप, लाइक एक क्या बोलेंगे आप उसको, देयर इज अ वैली पूरा. सो वो जो क्लिफ है इट्स लाइक इट्स इन द शेप ऑफ दिस कोबरा का हुड होता है ना, उस शेप में है. आई डोंट नो द नेम, एग्जैक्ट नेम, बट इट्स वेरी फेमस. जहाँ पे बहुत जोर की हवा चलती है, if you throw something so it come back to you only. हाँ, है ऐसी जगह है. Yes. करेक्ट. बहुत अच्छी. थैंक यू गोविंद जी. अच्छा आपका एक्सपीरियंस है महाराष्ट्र के साथ. थैंक यू. हाँ, रमन सर प्लीज. Thank you. I'm reminded after listening to Mahesh sir about Maharashtra. I was thinking of asking something, but I forgot that. But since Mahesh sir mentioned about Ganesh Chaturthi, how they are celebrating, I want to share as how Govind also mentioned. See, during my master's degree, I was in Sweden. So there, something very strange that they teach all religions as mandatory to all the children in classes. Okay, it's called religious knowledge. All children have to learn about all religions. So I'll show you the book. This is one of the book they use, a religion, and from 7th standard to 9th standard they teach. So in this, what they do, I'm talking 25 years before actually. So there they were teaching about Hindu religion, and they even asked me to talk about Hindu religion to their students as a practicing Hindu
you come and talk about Hinduism. So I used to see what they were teaching. So that they used to show a video of a Hindu festival, and that festival was Ganesh Chaturthi. In a Mumbai family, how the Ganesh Chaturthi is celebrated from morning till evening, and till that Ganapati Papa Moria, that sound, and children started to cry. And since the video was shown for the class, small children like 8th standard or 9th standard, they also emotionally started to feel it, because from the beginning they were enjoying how the children were decorating Ganesh idol and flowers collecting, and then with the jinja singing bhajans. So in the end, when the small children in that family were crying that is going away, they also started to cry. So I wanted to touch on that. And another thing that Mahesh reminded is about the 5 Jyotirlinga. I used to think about it very often. Why Maharashtra is so special that they have 5, whereas in Tamil Nadu we have only 1, Rameshwaram. And one more thing about Maharashtra that I love is we talk about Tamil poet, nationalist poet Mahakavi Bharatiyar. Our Prime Minister also mentions his name, Mahakavi Bharatiyar. So he writes a line where he says the braveness of Marathas people. He says in Tamil, I'll say that and I'll translate it for you. He says, Kalanum anja kalakkum maratar. Kalan, you know, Kalan is the god of death, Yama. Kalanum anja kalakkum maratar. It means even the god of death, Yama, fears to go near the Maratha warrior in a battlefield. So that is how he brings that braveness, the courageousness of the Maratha people. So a big salute to all Maratha people, Maharashtra people. Thank you. Namaste. Thank you very much, Ramanat sir. Indran ji. सर मैं यही बोल रही थी, सबने जैसे कि बोला महाराष्ट्र के खाना, उनके कल्चर, ये सब तो है। और गोविंद सर ने भी बोला जो हिल स्टेशन है लोनावाला बहुत सुंदर है। और इसके साथ साथ मुझे एक बात और याद आई कि हम एसीपी पे भी देखते, बीइंग हीरोइक में जो डब्बा वाला है वो भी महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल है। तो मुझे ये ध्यान करेक्ट, ठीक है। अनुराधा जी। Hello, namaste. And namaskar sabhi ko. I just wanted to point out, Bombay happens to be, actually Maharashtra happens to be a favorite place. But more importantly, the discipline of Bombay is what I always remember. Whether it is the buses, whether it is crossing the road, whether it is the trains, everything runs like clockwork. And it is an old city that has actually existed beyond the kind of expectation that we would normally have for government constructions. If you look at all the apartments, the apartment culture in India is possibly, the luxury apartment culture in India is only recent. But Bombay had high-rise buildings for many, many years. The culture of high-rise building came from there. The culture of reclamation, reclaiming land from sea, right? That also came from Bombay. So this, I would say that the spirit of survival is what Bombay or Maharashtra primarily is known for. Like, who was just saying about warriors? Ramanan sir was saying, right? About warriors. It's that spirit, right? It's that die-hard spirit, that absolute disciplined spirit and the positive mind frame. That is what is very distinctive about Bombay. Some years ago, you remember, there was every year when it rains, there are floods in Bombay, right? Trains stop, everything comes to a standstill. But I remember one year, my brother was working in Bank of India, and I think his branch was, I don't remember where, maybe in Andheri East. No, he used to stay in Andheri East. I don't remember where, but they actually, from that distance, they made a human chain from place to place, and they reached home the next day. I called him the next day and he says, I'm fine. I'm just exhausted. That's it. But I'm very happy. So, that's the spirit of Bombay. People are so positive. And I also lived in Bombay for a short while when I was working as a journalist. But the thing is, people never waste their time, na, Roshan? हर एक काम लगातार होता रहता है.
What example that I have in mind, there are many, but this small example I'll give you all. I used to come from Colaba to Villeparle by train in the evenings after my work, and I used to notice all the ladies would sit there and they would buy their bhaji as in sabji, off either on the platform or on the way to the station or on the train itself, and they would start cleaning it right then and there. It's like, you have so much of respect for time and the fact that certain milestones need to be reached, etc. So I'm just saying that these are not modern ideas. These are ideas that Bombay has lived with. I'm only talking about Bombay because it's like a focal point for Maharashtra, but all of Maharashtra is obviously disciplined, and it is the heart of India anyway. Thank you so much. Namaste. हाँ जी, नमस्ते। बहुत अच्छे से आपने आपका अनुभव बताया। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अभी महाराष्ट्र राज्य इसको बोला जाता है, ये हमारे इंडिया का इस प्रकार हिस्सा है। और लेफ्ट हैंड, हम तनुश्री जी और रवि जी के पास बाद में आएंगे थोड़े समय बाद, आगे भी एक दो स्लाइड से, उसके बाद आएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा विस्तार है महाराष्ट्र राज्य का, और देखेंगे कि जो महाराष्ट्र का ईस्ट कॉर्नर है, जो गोंदिया और गढ़चिरौली, वहां से आप पूछेंगे ना तो वेस्टर्न अरेबियन सी इतना दूर है कि उनके लिए तिरुपति बालाजी, विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल ज्यादा नजदीक है। वो एक दिन में वहां पहुंचेंगे और बोलेंगे अरेबियन सी, इतनी दूर कौन जाएगा। तो इतना महाराष्ट्र लेंथ में भी बहुत ज्यादा है। और वेस्टर्न घाट जो एरिया है, वहां पे हाइट और विड्थ में भी ये काफी एक्सपांडेड है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि सी जो कोस्टल एरिया है, वहां पे बारिश अधिक होती है। वेस्टर्न घाट की वजह से भी तो इन्फ्लुएंस रहता है। इंटीरियर महाराष्ट्र में थोड़ा एवरेज रेनफॉल होता है। और ईस्टर्न जो महाराष्ट्र है, वहाँ बे ऑफ बंगाल से जो मानसून आता है, उसकी वजह से वहाँ पे अच्छा हमें वेजिटेशन और डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो जो सेंट्रल महाराष्ट्र है, वहाँ पे थोड़ा एवरेज रेनफॉल हम बोल सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट में जो कॉर्नर से, वहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल मिलेगा, और उसी हिसाब से खेती बाड़ी हो गई, फिर वेजिटेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, एनिमल हो गए, पेड़ हो गए, वो हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जब हम साक्षात आते हैं तब हमें बहुत अनुभव मिलता है, क्योंकि जब हम दूर गए महाराष्ट्र से, जब हम दूर गए ना, तो हमने गणेश चतुर्थी का हम दिल्ली में गए थे, 5-6 साल दिल्ली में रहे। तो उस समय में हमें मतलब गणेश चतुर्थी का भी पता नहीं चलता था कब आती चली जाती थी। महाराष्ट्र के जो ट्रेडिशन से जब हम इस मिट्टी में आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। जैसे हम थोड़ा बाहर जाते हैं, तो जैसे हम दिल्ली में थे तो वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी के साथ जो हुई घटनाएं हमारे जीवन का हिस्सा बनी थी, जैसे वापस यहाँ पे है तो अभी फिर से वो सभी बातें हमारे जीवन का हिस्सा बनी है। तो ये देखिए, हमारे महाराष्ट्र में ये है, जैसे आप देखेंगे कि नॉर्थ में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इस साइड में शेर, लॉयन अधिक आपको मिलेगा, लेकिन जो दक्षिण भाग है, वहां पे नर्मदा के साउथ वाला और इस एरिया में आपको बाघ ज्यादा मिलेंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इसके नीचे बाघ आपको ज्यादा मिलेंगे, टाइगर्स। तो ये ईस्ट महाराष्ट्र में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स है, और ये नागपुर रीजन को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बहुत सारे आसपास नेशनल पार्क है, तो काफी टूरिस्ट टाइगर देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरीज है, नेशनल पार्क भी है। तो समय के साथ हम सब और जानेंगे, और जब आप आएंगे तो क्या है ना, देखो अभी जानकारी इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता है, जब हम आके देखते हैं। तो आप सभी को आने का आमंत्रण है। तो ये देखिए, महाराष्ट्र की हिस्ट्री देखते हैं कि हम शुरुआत तो यहाँ से रामायण के समय से हमने की है, उसके भी पहले के समय है, ठीक है। अब रामायण की शुरुआत की है, तो हमें पता है रामायण की जब हम बात करते हैं तो राम जी के जो वनवास के समय है, वहाँ उनके राम जी के जन्म, फिर उनका शिक्षा दीक्षा, और फिर उनका वनवास, और फिर उनका राजा एज अ किंग, उनका जब शुरुआत होता है ना, तो वहां से शुरुआत होता है। तो रामायण से हम अगर महाराष्ट्र की हिस्ट्री देखेंगे, तो श्री राम जी जब वनवास करते हुए आते हैं, तो वो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र में एंटर करते हैं। नागपुर के पास एक जगह है, नागपुर के नॉर्थ 50 किलोमीटर, रामटेक, मतलब जहाँ पे राम ने प्रतिज्ञा ली थी, वहाँ कुछ दिन राम रुके थे। कालिदास जो है कवि कालिदास, उनका वो भी वहाँ रहे हैं, संस्कृत विद्यालय है।
और राम ने प्रतिज्ञा ली थी वहां पे कि जो दंडकारण्य वन है, इसमें जितने भी असुर है उन सबका मैं संहार करके रहूंगा, ये प्रतिज्ञा ली थी। अब देखिए, जो भी महान लोग होते हैं वो तो उनको विश्वास होता ही है ईश्वर की शक्ति पे, साथ में वो कुछ संकल्प भी लेते हैं। तो राम जी ने ये संकल्प लिया था कि जो भी असुरी शक्ति है, पूरी दंडकारण्य की जो असुरी शक्ति, सबको हम खत्म करेंगे। और फिर उनके पास उनका ये शुरू हुआ। तो ये जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एरिया में इस जंगल के भाग में जो भी असुर थे, उनको मारते 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 वो ईस्ट महाराष्ट्र से वेस्ट महाराष्ट्र में आते हैं। और देखिए, वेस्ट महाराष्ट्र में बीच बीच में उनको ऋषि मुनियों के आश्रम मिलते थे। तो उनको ऋषि मुनि बोलते कि अभी हमें वनवास हुआ है, वो बताते ऋषि को। तो वो बोलते कि आप ऐसा करिए, यहाँ से इस दिशा में आगे जाइए, पश्चिम की दिशा में, वहां रात में आपको कुछ चमकीले पत्थर मिलेंगे। यहाँ पे रात में कुछ जो जगमगाते हैं, ऐसे कुछ पत्थर हैं जैसे हीरे जैसे चमकते हैं, वहां जाके आप रुको, वो जगह आपके लिए सेफ है। तो राम जी जाते हैं और पंचवटी, जहाँ सीता माता और राम जी रुके थे और जहाँ से सीता माता का हरण हुआ था, पंचवटी ऐसी जगह है जो नासिक में है, नासिक में पंचवटी जगह है, वहां जाके रुकते हैं। तो आज भी ये तुलसी रामायण और बाकी जो राम जी के साथ जुड़े हुए हमारे ग्रंथ, उसमें ये वर्णन आता है कि राम जी को वहां जाने के लिए और रुकने के लिए बोला था कि ऐसी जगह है। और आज भी ये चमकीले पत्थर, जिसको गारगोटी बोलते हैं, ये चमकीले पत्थर वहां पे मिलते हैं। ये जो लावा है, लावा से तैयार किए हुए कुछ पत्थर वहां पे मिलते हैं। नर्मदा के दक्षिण में ये बेसॉल्ट टाइप का रॉक है, प्लेट्यू है। तो इस नासिक के क्षेत्र में वहां पे आपको ये चमकीले पत्थर आज भी मिलते हैं। और कुछ जगह पे ऐसे म्यूजियम भी बने हैं, गारगोटी म्यूजियम, पत्थरों का म्यूजियम बना है जिसमें अलग अलग प्रकार के चमकीले पत्थर हैं। तो कभी आप नासिक आते तो इस प्रकार के म्यूजियम भी देख सकते हैं। तो राम जी वहां नासिक में रुके, सीता जी का हरण हुआ, फिर वो नासिक से अपने दक्षिण की तरफ यात्रा शुरू करते हैं, पूरे महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए कर्नाटक में जाते हैं। वहां आप सभी जानते हैं, इस प्रकार राम जी यहाँ आके गए हैं। फिर उनके बाद समय आता है कृष्ण जी का। कृष्ण जी मथुरा से द्वारका आते हैं। अब महाराष्ट्र के यहाँ अमरावती के रुक्मिणी जो है, मतलब रुक्मिणी स्वयंवर आपने सुना होगा, जो कृष्ण जी की पहली पत्नी थी रुक्मिणी। तो रुक्मिणी जी पत्र लिखते कृष्ण जी को कि मेरे घर वाले मेरे मर्जी के खिलाफ किसी और से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, जो मुझे पसंद नहीं, मैं आपकी भक्त हूँ। और वो कृष्ण जी को विष्णु जी की पूजा करती थी। तो मुझे ऐसा पता चला कि आप साक्षात विष्णु जी यहाँ पे आए, तो मेरी इच्छा है कि मैं आप ही से विवाह करूंगी और किसी से नहीं। तो रुक्मिणी ये पत्र लिखकर कृष्ण जी को भेजते हैं। कृष्ण जी द्वारका में होते हैं। तो कृष्ण जी पत्र पढ़कर, अब उनके पास तो कोई पर्याय नहीं, भक्त बुला रहा है, तो वो जाते हैं, रुक्मिणी का हरण करते हैं। हरण, ये रुक्मिणी जो जगह है अमरावती, नागपुर के पास, अकोला के पास अमरावती है, यहाँ पे रुक्मिणी माता का ये महका है। तो यहाँ से कृष्ण जी आते हैं और रुक्मिणी जी को एक मंदिर से, आज भी वो मंदिर है, वो जो खिड़की बोलते हैं, विंडो, जहाँ से वो निकलते हैं रुक्मिणी जी को लेके, वो आज भी है। तो वहां से निकलने के बाद जो उनका भाई होता है रुक्मिणी जी का, रुक्मा, तो वो उनका पीछा करता है सेना के साथ। कृष्ण जी आते हैं। अभी ईस्ट की तरफ, द्वारका की तरफ जब कृष्ण जी निकलते हैं, तो उनका भाई उनको एक जगह कृष्ण जी के बीच में आता है और युद्ध के लिए चुनौती देता है। अब दोनों के बीच में युद्ध होता है और कृष्ण जी जीत जाते हैं। और जब अंतिम वार करने वाले होते, वो रुक्मिणी जी की तरफ देखते हैं। रुक्मिणी जी थोड़ा घबराई हुई होती है, आंखों में आंसू होते हैं। वो विनती करती है कि मेरे भाई को आप मारे नहीं, जीवन दान दे, उसके बजाय आपको कुछ सजा देनी हो तो दे सकते, लेकिन मृत्यु दंड ना दे। तो वो क्या करते हैं, रुक्मा जो है ना, जो उनका रुक्मिणी जी का भाई था, उसके पूरे जो गंजा कर देता है, पूरे बाल हटा देता है सर के ऊपर के, मतलब एज अ एक मार्क, एक उनको एक निशानी और एक चिन्ह करके, और बोलता है कि ये तुम और उनको आज भी एक जगह है यहाँ पे, मुंडगांव, जहाँ पे रुक्मा का मुंडन हुआ था, तो नजदीक है यहाँ से। और कृष्ण जी फिर उनको छोड़ देते हैं। रुक्मा अपमानित होकर वापस चला जाता है। तो उसके बाद देखो सातवाहन है, जब गौतम बुद्ध का बाद वाला जो समय था, वहां यहाँ पे सातवाहन राजा थे, वाकाटकास थे, फिर चालुक्य थे, है ना, फिर राष्ट्रकूटास यहाँ पे आए, यादव आए, विजयनगर, जो हम्पी का जो विजयनगर एम्पायर है वो दक्षिण महाराष्ट्र में आता है। हम्पी मतलब कर्नाटका में है आज, लेकिन उसका वो महाराष्ट्र के दक्षिण महाराष्ट्र में आता था, विजयनगर का एम्पायर है। और उसके बाद आता है शिवाजी महाराज।
और ये देखिए नीचे एक हमने डेट लिखी है 6 जून। अब 6 जून मतलब ये मराठी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और हम आगे देखेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज, ये अभी भी सेकंड फेज अभी भी चल रहा है, जो आज भी चल रहा है। तो ये हमारे महाराष्ट्र की कुछ हमने जो जितना जाना थोड़ा यहाँ रखने का प्रयास किया है, इस प्रकार की हिस्ट्री है। और इसमें जो ये जो यादव है, देवगिरी के यादव, आज भी देवगिरी का फोर्ट है, 800-900 साल पुराना है, लेकिन वो अजिंक्य है। और एक समय था दिल्ली से, वो जो कुतुबुद्दीन दिल्ली से मोहम्मद जो दिल्ली सल्तनत वाले थे ना, उन्होंने दिल्ली कैपिटल छोड़ के देवगिरी फोर्ट पे अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरा दक्षिण हम देख सकते हैं, दिल्ली कैपिटल बंद था कुछ सालों के लिए, पूरा देवगिरी पे आ गया था। ये यादवास की कैपिटल रही देवगिरी। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे राज्य की थोड़ा ऊपर ऊपर इतिहास था। हाँ जी, अब देखिए जैसे आपने बताया, बॉम्बे आप हमारी फिल्म सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, और भी बहुत सारी, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अकोला, और भी बहुत सारी सिटीज है। नांदेड़ जो इंडस्ट्रियल सिटीज है, इंडस्ट्रियल हब है इस वेस्ट इंडिया में, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। फिर हमारा देखिए फूड कल्चर क्या है। तो हमारे जो भी फेस्टिवल होता है, ज्यादातर पूरन की रोटी और श्रीखंड। हम नॉर्थ इंडिया में थे तो कभी श्रीखंड हमें नहीं मिला, पनीर मिलता था लेकिन श्रीखंड नहीं मिला। दही से श्रीखंड बनाते हैं। तो जब हम दिल्ली से वापस आते थे तो ये सांची मिल्क पार्लर रास्ते में मिलता था, ये मध्य प्रदेश में सांची, ग्वालियर से इधर मिलता है। तो वहां से कहीं श्रीखंड मिलता तो हम वहां से लेके खाते थे। श्रीखंड सिर्फ आपको साउथ में मिलेगा, दिल्ली और नॉर्थ में कितना ढूंढा 5-6 साल, लेकिन नहीं मिला। पूरन की रोटी हमारी यहाँ की खासियत है। ये देखिए अटायर जो है, वीमेन के लिए नौवारी साड़ी, ज्वेलरी, और जेंट्स के लिए धोती, कुर्ता, पैजामा और फेटा। फेटा मतलब टर्बन। टर्बन, अब देखिए फेटा अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो ज्यादातर इस रीजन में मिलता है जहाँ गर्मी अधिक होती है। और यही फेटा वाला कंसेप्ट जो है ना, जिस प्रकार से यहाँ के लोग बांधते थे, वैसे ही सिख लोग भी बांधते हैं। अब सिख लोग, आपको पता है 16th सेंचुरी में ज्यादा वहाँ सिख लोग, सिख संप्रदाय के साथ लोग जुड़े। लेकिन ये जो फेटा है, टर्बन, ये महाराष्ट्र में बहुत पहले से है, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से ये समय के साथ विकसित हुआ है। ये जो टर्बन है आप सभी जानते हैं, हमारा गर्व है। हाँ, यस सर जी। श्रीखंड क्या वो दही और आम से बनता है? जो देखो, श्रीखंड दही को बांध के उसमें शक्कर वगैरह डाल के बनाते हैं। जो आम वाला जो होता है उसको श्रीखंड में ही आम जब मिलाते हैं उसको आम्रखंड बोलते हैं। अलग अलग। हाँ, आम्रखंड, आम के साथ। हाँ, जब गुजरात में था दोनों टाइप के खाए थे। वाह, वहाँ भी मिलता है। जी जी जी। जब मैं देश के बाहर में थी तो मैं खुद बनाती थी। कुछ भी खाना तुम खाना चाहो तो खुद बनाओ और खाओ। उस समय श्रीखंड भी बनाई थी, आम्रखंड भी बनाई थी। थैंक यू जी। हाँ जी, अब देखिए जिससे आप फोटो देख रहे हैं, पिछले साल एकनाथ शिंदे जी ने यहाँ गौ माता को राज्य माता के रूप में घोषित किया था। हमारे महाराष्ट्र के राज्य की ये माता है, गौ माता। तो और ये खेल में देखिए, महाराष्ट्र में गौ माता के साथ बहुत सारे ट्रेडिशंस है। जैसे रोज अगर पहली रोटी बनती है, गौ माता के लिए बनती है। और गौ माता का जो जैसे आपको वो पता होगा कि गौ माता का एक उनको श्राप मिला था कि आपका पूजन वो मुंह की तरफ से नहीं होगा, आप पवित्र पीछे से रहेंगे। तो जो उनका गोमूत्र होता है और वो गौ का जो गोबर होता है, पिछले समय, अभी तो टाइल्स आ गई, पत्थर आ गए, पिछले समय में जब मिट्टी के घर होते थे ना, तो उसको ये गोबर से लिपाई करते थे और वो बीमारियों को दूर रखता था। अब देखिए गोबर के ऊपर लोग रहते थे, सोते थे, बैठते थे, फिर भी बीमार नहीं पड़ते। तो एक हम सब के लिए एक सोचने जैसा है कि कैसे एक जो आशीर्वाद दिया था, हमने सुना है हमारे ट्रेडिशन में कि गौ माता को आशीर्वाद मिला है कि आप पिछले साइड से पवित्र रहेंगे, है ना। तो वो हमें दिखाई देता है। और गोमूत्र के भी बहुत सारे औषधियां वगैरह हमारे इसमें आयुर्वेदिक औषध वगैरह बनती है। तो खेलों में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे कुश्ती पहलवान है, कुश्ती खेलने वाले, रेसलिंग, ठीक है ना, कुश्ती वाले। तो ये जो पश्चिम महाराष्ट्र में, वहां पे तो कंपटीशन चलता था। और इसके पीछे भी देखिए, जो पता है, शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए जो लोग आते थे पश्चिम एशिया से, कभी कभी तो अफ्रीका से बड़े बड़े लोग आते थे।
अब उनका मुकाबला करने के लिए यहाँ के लोग चाहिए थे, उनको हट्टा कट्टा बनना था, तो रेसलिंग को पिछले 5-6 शतकों में बहुत प्रमोट किया। आज भी कुश्ती के लिए यहाँ ये एरिया मशहूर है महाराष्ट्र का, और वही लोग फिर कुश्ती से मिलिट्री में जाते थे, मिलिट्री में योगदान देते थे, खो खो कबड्डी खेल भी खेलते। दहीहांडी ये थोड़ा हमें महाराष्ट्र के आप जानते यूनिक है, एक के ऊपर एक करते, कोई भी पूजा उत्साह समारंभ का जो आखिरी हिस्सा वो दहीहांडी से खत्म होता है। तो महाराष्ट्र की ट्रेडिशन ऐसे, कोई भी जब पूजा होती है, जब सार्वजनिक पूजा कलेक्टिव वर्शिप जब होती है, दहीहांडी के साथ उसका समाप्ति होती है। दहीहांडी वैसे प्रसाद फोड़ते हैं और सब लोगों में बांटते हैं। और अखाड़ा भी महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो युवाओं को तैयार करने के लिए, शारीरिक शक्ति, शारीरिक दृष्टि उनको मजबूत बनाने के लिए अखाड़ा भी आपको मिलेंगे। तो ये कुछ ट्रेडिशन है। फेस्टिवल गणेश चतुर्थी आप जानते हैं, और देखिए गुड़ी पाड़वा एक फेस्टिवल है। तो गुड़ी पाड़वा से नया साल की शुरुआत हमारे इसमें मानी जाती है। गुड़ी पाड़वा हम अगर इतिहास देखेंगे कि बोलेंगे कि जो सृष्टि की रचना है वो गुड़ी पाड़वा के समय हुई है, इस दिन से हुई है। तो ऐसे गुड़ी पाड़वा मतलब चैत्र प्रथमा जो होता है ना, चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिवस होता है वो यहाँ पे गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। और एक फेस्टिवल है, बाकी तो आप जानते हैं, पोला फेस्टिवल। जो बैल होते हैं, जो ऑक्स हम बोलते हैं, बुलक बोलते हैं ना, उनका ये फेस्टिवल है। उनकी पूजा करती है। जैसे नंदी, उनको नंदी समझ के खिलाया पिलाया जाता है, उस दिन उनसे काम नहीं करवाता है। और एक देखिए हमारा व्यक्ति का सृष्टि के साथ, समष्टि के साथ जो रिलेशन है वो कैसा डिवाइन हो सकता है। वो बैलों को भी, गायों को भी, पशुओं को भी, नागों को भी ये पूजा करते हैं, उनमें भी दिव्यता का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, उनके साथ भी हार्मनी में रहने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये कुछ फेस्टिवल्स हैं। और भी बहुत सारे इतने फेस्टिवल्स है कि हर सप्ताह में 2-3 फेस्टिवल आते हैं। तो अगर हम समय है तो सभी फेस्टिवल मना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए टूरिस्ट सेंटर। आप सभी अगर महाराष्ट्र आने का सोच रहे हैं तो देखो, ज्यादातर लोग हम जब बाहर होते हैं तो अर्बन सेंटर्स के बारे में जानते हैं। अर्बन सेंटर्स में भी जैसे आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है बॉम्बे में, सुना होगा आपने। अर्बन सेंटर जो है पुणे, मुंबई, वहां पे भी कुछ है, स्पॉट है। उसके साथ साथ देखिए अगर हम पिछले समय की बात करेंगे ना, तो काफी बार अर्बन सेंटर्स चेंज भी हुए हैं। बॉम्बे 2 शतक पहले इतना बड़ा नहीं था जितना आज है, उससे ज्यादा पुणे था। तो कुछ वजह से वो बढ़ जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे, नासिक हमारी एंशियंट शहर है, सिटी है, एंशियंट सिटी ऑफ इंडिया, उनमें एक नासिक आता है। और भी बहुत सारे हैं। तो ये देखो ये केव्स है। दक्षिण में हमने बताया रॉक, बेसाल्ट रॉक है। तो यहाँ पे कुछ तो नेचुरल केव्स है, बहुत कम है जो पानी से जो बनती है नेचुरल केव। जैसे अमरनाथ की गुफा आपको पता है, बाबा अमरनाथ कश्मीर वाले पहलगाम के, वहां पे जो पानी निकलता है वहां से वो केव बनी है। वो पत्थर थोड़ा अलग है, न्यू रॉक है वो, यहाँ पे ये पुराना रॉक है। तो इतनी बड़ी नहीं, लेकिन कुछ नेचुरल केव्स मिलती है जहाँ पे हमारे ऋषि मुनि तपस्वी साधना करते थे। अब जैसे लोग संघ के साथ जुड़े, जैसे बुद्धिस्ट संघ आप देख रहे फोटोग्राफ में, तो अर्बन सेंटर, सिविलाइजेशन बनने लगा और लोग एक साथ रहने लगे। तो ये जो छोटी छोटी गुफाएं थी पहाड़ों में वो कम पड़ने लगी, तो इन्होंने मैन मेड गुफाएं बनाई। तो ये देखिए आपके सामने जो फोटोग्राफ है ये मैन मेड गुफाएं हैं। पत्थर को फोड़ के उसको जो अननेसेसरी है वो उसको निकालेंगे और जो बचेगा वो उनके लिए रहने के लिए। और अब देखिए हमें अगर राजा छत्रपति जो अभी मूवी आई है वो देखने के लिए जाना है तो कम से कम थिएटर में जाना पड़ता है, या फिर हमें अभी कंप्यूटर से इंटरनेट कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है। उस समय थोड़ा कुछ इन्फ्लुएंस, उस समय प्रचार करने के लिए इस प्रकार की केव्स बनाई है। तो अब अगर अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कानेरी और कार्ला ये मेजर हैं, और बाकी जगह छोटी छोटी आपको बहुत सारी केव्स यहाँ पूरे महाराष्ट्र में मिलती है। अजंता पेंटिंग्स के लिए फेमस है, तो ये जो एलोरा के ये रॉक एक्सकैवेशंस और ये रॉक को फोड़ के जो गुफा बनाते हैं उसके लिए फेमस है। ये तीनों फोटो एलोरा के हैं, यहाँ पे 3 जो फोटोग्राफ है। अब एलोरा की खासियत है कि यहाँ 50 से 60 जो अलग अलग लाइन है केव्स की, तो 15-20 जो है वो
हिंदू केव्स है, उसके बाजू में 15-20 बुद्धिस्ट केव है और उसके बाजू में 10-15 जैन केव्स है। तो देखिए एक केव को तोड़ के दूसरा केव कभी नहीं बनाया गया। फोटोग्राफ में हाथी की जो सूंड आपको टूटी हुई दिख रही है, ये जो अफजल खान आया था ना, अफजल खान जब बीजापुर से शिवाजी महाराज और ये इस्लाम वाले जो आक्रमण करते हैं उनकी वजह से इन्होंने इसको तोड़ने का प्रयास किया। ये अजंता एलोरा की केव्स को भी तोड़ने का प्रयास किया गया और जो हमारे पंढरपुर तुलजापुर के मंदिर थे वहां के मंदिरों को भी तोड़ा गया। भगवान को छुपाना पड़ा, ले जाना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह, जैसे लोगों को जाना पड़ता था वैसे भगवान की मूर्तियों को भी उस समय में लेके जाना पड़ा। लेकिन उसके पहले वाला समय देखेंगे, अब देखिए उसके पहले वाले शक आए हुन आए, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी हमारे लोगों को इस प्रकार से विध्वंस करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने पैसा लेके गए और राज्य करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कभी कन्वर्जन हो गया या डिस्ट्रक्शन हो गया इस प्रकार की सोच के वो लोग नहीं थे। तो ये आज भी वो जो आक्रमण है उसकी निशानी आपको यहाँ पे इन जगह पे मिलती है कि किस प्रकार उन्होंने सब प्रकार के केव्स को तोड़ने का प्रयास किया गया था। अच्छा, कुछ हिल स्टेशन है। अब हिल स्टेशन का फोटो क्या डाले, आप जाके अनुभव करेंगे। तो जैसे गोविंद जी बता रहे थे, महाबलेश्वर, माथेरान, पंचगनी, अंबोली, चिखलदरा, पन्हाला, मालशेज घाट, जावहर, ये हमारे यहाँ पे हिल स्टेशन है। जो ज्यादातर इसमें से जो हिल एरिया है, हिल एरिया पूरा वेस्टर्न कोस्ट जो है, नॉर्थ नासिक से लेके वहां गोवा तक आपको ये हिल स्टेशन मिलेंगे। पश्चिम पूरा पहाड़ी है, दीवार की तरह पहाड़ है वहां पे। फिर जो महाराष्ट्र का नॉर्थ साइड है वहां पे भी कुछ हिल स्टेशन है। अच्छा, स्पिरिचुअल सेंटर्स की हम बात करेंगे तो ये देखो, जैसे कृष्ण जी द्वारका में पूजे जाते हैं, हमारे मथुरा में पूजे जाते हैं, दक्षिण में भी बहुत जगह पे कृष्ण जी को अलग अलग नाम से, तिरुपति बालाजी जैसे है विष्णु के रूप में, वैसे ही ये थोड़ा सा इंटरप्ट करूं? बिल्कुल सर, इंफॉर्मेशन तो हमें चैट जीपीटी या इंटरनेट से मिल जाएगा, पर आपका ये टॉपिक देने का कारण था बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट कि आप इंस्पायर्ड है अपने स्टेट से, बिकॉज हम ऐसा देखते नहीं है जनरली। सो मैं चाह रहा हूँ आप हमारे साथ इंटरेक्ट करके वो हमें भाव को थोड़ा सा दे। तो अब मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, जैसे देखिए आपने 1 घंटे में पूरा महाराष्ट्र की छवि दे देना है, ये पर्पस सॉल्व हो भी नहीं सकता। तो भले ही हम 6 बजे सारा खत्म ना कर पाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ये आपने इतने सारे तीर्थ स्थान लिखे हैं, अगर आप हम में से 2 या 3 को पूछिए इनमें से कौन कहाँ गया है, क्या जानते हैं। पिछला जो था अजंता एलोरा, जो गया है उनसे थोड़ा सा अगर जानिए, उसमें आप एडिशंस करिए, या फिर आप ऐड जो कर रहे हैं, इंद्रानी अगर गई है तो उससे पूछे व्हाट एल्स हैव यू ऑब्जर्व। सो इससे क्या होगा, हम टीम को भी इन्वॉल्व कर पाएंगे। रोशन जी, इफ यू थिंक दैट इज करेक्ट रेलेवेंट, प्लीज ऐसे आप करिए। अच्छा, ठीक है। तो कुछ ये स्पिरिचुअल, जैसे मैं कह रहा हूँ, भीमाशंकर, ट्रम्प, इतने सारे हैं, एक साथ इंफॉर्मेशन मैं ले नहीं पाऊंगा। अगर कोई 2-3 ही इन्फॉर्म कर दे तो वो दिमाग में रह जाएगा। सो यही मैं रिक्वेस्ट। ये फोटोग्राफ जो है आप देख रहे हैं, ये औढ़ा नागनाथ जो एक ज्योतिर्लिंग है, उनमें से सबका फोटो डालना संभव नहीं, तो वहां से हमने खुद लिया है, हमने खुद ये फोटो यहाँ पे लेके डाले हैं। बहुत सारे और भी स्थल है, 4-5 ज्योतिर्लिंग है। कभी आप जरूर आएंगे ही तो उस समय इसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। एक थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, एक इम्पोर्टेंट है। रोशन जी हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं बताइए। एक क्लेरिफाई करना है मुझे। महाराष्ट्र में 4-5 ज्योतिर्लिंग नहीं, 3 ज्योतिर्लिंग हैं, इसलिए थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है, वो मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगा। जो 3 मुख्य हैं वह यही है, एक भीमाशंकर है, एक भीमाशंकर आपका पुणे में है, घृणेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों में
सबसे ज्यादा 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, 2 मध्य प्रदेश में है, 2 गुजरात में है। आप देखिए 3 2 5 6 7 और 5 अलग अलग स्टेट में, एक उत्तराखंड में आपका केदारनाथ, यूपी में काशी विश्वनाथ, और झारखंड में आपका झारखंड में वैद्यनाथ, झारखंड में वैद्यनाथ, रामेश्वरम रामनाथपुरम आपका वहां पे तमिलनाडु, और एक आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन। यस यस। तो इसमें से देखो 3 तो आपने बताए, एक औढ़ा नागनाथ जो है, अब नागेश्वर कोई बोलता है गुजरात में नागेश्वर है, और औढ़ा नागनाथ जो हमारे श्लोक में नाम आता है औढ़ा नागनाथ का है, जो चौथा महाराष्ट्र में है। 5वां वैद्यनाथ जो है, कोई बोलता है परली वैद्यनाथ महाराष्ट्र में है, तो कोई बोलता है जैसे आपने बोला वो वहां पे झारखंड में है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये हमारे अनुभव का बात है। जरूर अनुभव करें, 3 है, 4 है, 5 है, जरूर अनुभव करके देखेंगे। हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं, ये पजल हमारे लिए भी है। हम सच में जानना चाहते हैं 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, हम भी खोज में हैं। भरणी जी ने पे हैंड रेस किया था पहले। एक्चुअली है परली वैजनाथ, मैं भी गया हूँ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र वाले सब बोलते हैं कि वैजनाथ ये हमारा ओरिजिनल है, वो झारखंड में, मेरे ख्याल दूसरा वैजनाथ झारखंड कहाँ आता है, झारखंड में आता है ना मेरे ख्याल से, देवगढ़ बोला वो नहीं है, ये हमारा परली वैजनाथ ओरिजिनल है। तो इट्स यू नो जस्ट श्रद्धा की बात है। वैसे 3 महाराष्ट्र में है, बाकी 2 एक्स्ट्रा है जो महाराष्ट्रियन क्लेम करते हैं ये हमारा ही है, वो एक्चुअली श्रद्धा की बात है, मोर ऑफ श्रद्धा। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। ये सेम चीज ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक ओमकारेश्वर है और एक ममलेश्वर है। आप इस पार जाएंगे तो कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है, और उस पार जाएंगे तो कहते हैं कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर कहाँ है? जैसे आपने 2 जगह का जिक्र किया कि सब लोग वो असली बताते हैं, ऐसा एक जगह पर भी सेम इशू। एक्चुअली ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों साथ में जो श्लोक है वो भी मैंने, क्योंकि क्लैरिफाई करने के लिए मैंने थोड़ा सा श्लोक निकाला। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महामोंकाल ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेश्वम त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय। अर्थात ये जो उस समय के अनुसार उन्होंने जो लोकेट किया, लोकेशन के आधार पे आज स्टेट अलग अलग हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन इस श्लोक के आधार पे ही अलग अलग इंटरप्रिटेशन को आधार बना करके, जैसे इतने सारे वेदांत को आधार बना करके सभी लोग ने अपने अलग अलग धारा अपना अपना एक विचार मत लेके आए। ये भी तीनों भी हरिशर, ये तीनों भी उसी प्रकार से लोग रखते हैं। वो अपना श्रद्धा की बात है, और अलग अलग स्टेट वैसा होता है। नेवर माइंड। जी हाँ, आपके सामने फोटो जो आप देख रहे हैं, एक तो राइट हैंड टॉप में गुरुद्वारा है नांदेड़, गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु, इन्होंने यहाँ पे समाधि ली है। और इनका देखो, ये हम उनकी समाधि की भूमि है, इनका कार्य क्षेत्र रहा पंजाब, और इनकी जन्मभूमि कोई बताएगा? गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि बिहार है मेरे ख्याल से ना, पटना। हाँ जी, पटना साहिब काफी बड़ा गुरुद्वारा है पटना में, तो वहाँ उनका जन्म होता है। देखो उस समय के सिख लोग इतने ट्रैवल में रहते थे, क्योंकि वहां से सब आक्रमण होते थे, तो उनको वहां से काफी जगह बार निकलना पड़ा। पटना में उनका जन्म हुआ, काफी लड़ाई उन्होंने पंजाब में लड़ी, और महाराष्ट्र में काफी बार आए। तो ये यहाँ पे गोदावरी के किनारे इनका समाधि स्थल है। इनकी भी बहुत सारी जानकारी है, बाद में कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। और ये राइट हैंड लेफ्ट में आप जो देख रहे हैं, ये जेजुरी पुणे के पास है। जेजुरी, ऐसे कहते हैं कि हमारे शिव शंकर जी, महादेव जी जो है ना, जब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया था, तो शिव वो इतना सुंदर था कि शिव जी भी मोहित हुए थे। अब ये शिव जी के मन में जो इच्छा आई थी, तो उनको एक ये इच्छा हो गई, और दूसरा हो गया कि एक और पार्वती जी की जो सखी थी वो साधना करती थी
और वो अपनी भक्ति में इतनी आगे बढ़ गई थी कि शिव जी को पति करना था, तो बोले अभी तो शक्य नहीं है, जब मैं मनुष्य अवतार लूंगा उस समय हमारा ब्याह हो सकता है। ऐसी पार्वती जी उनको शाश्वती देती है। तो पार्वती की इच्छा से शिव जी का मनुष्य अवतार में यहाँ पे दूसरा ब्याह होता है। और ये जेजुरी उनकी जगह है, बहुत उनकी भी आगे की बहुत लंबी अच्छी मजेदार कहानी है। और सर ऊपर वाला गुरु गोविंद जी उनका समाधि स्थल है? हाँ। ये कहाँ पे है? ये नांदेड़। नांदेड़ ये कहाँ, मतलब नांदेड़ महाराष्ट्र में आता है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा अच्छा। और ये नीचे वाला क्या है? हाँ, जेएनवी नांदेड़ से नजदीक है हमारा। अच्छा। हमारा स्कूल है, तो पहले हम जाया करते थे सर और मैं, लेकिन अभी रोशन जी के हाथ पे है वो जेएनवी नांदेड़। केवी नांदेड़ भी है ना हमारा इधर ही, मतलब तो यहाँ पे ही इनका समाधि हुआ है, मतलब इनका देह त्याग इधर हुआ है, ऐसा कुछ है? यस यस। अच्छा अच्छा। पर जेजुरी में हल्दी से सेलिब्रेट करता है ना रोशन जी, हल्दी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ शिव जी मनुष्य अवतार में रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं महाराष्ट्र का जो कैलाश बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे सोनेची जेजुरी बोलते हैं। हलद को फेंकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इनके मतलब मानने वाले, इनकी पूजा करने वाले हैं, शिव भगवान के एक मनुष्य रूप में। वो फोटो में भी दिखता है, वो पूरा हल्दी है, तो पूरा हल्दी। जी जी जी। ये शिवरात्रि में ऐसा होता होगा? उनकी जब जन्म हुआ था, चंपाष्टमी वगैरह उनकी कुछ डेज है सेलिब्रेशन के, एक अलग संप्रदाय जैसा हम बोल सकते हैं। जय मल्हार, हाँ जी, वो अलग दिन है, शिवरात्रि नहीं है, अलग। शिवरात्रि को तो होता ही है पूजा, जिस समय उनका अवतरण हुआ था वो अलग दिन है। किनका अवतरण रोशन जी? हाँ जी, मान्यता है शिव जी कैलाश से यहाँ पे आए थे। शिव जी कैलाश से यहाँ पे मनुष्य रूप में पंच महाभूतों को एक करके यहाँ पे प्रकट हुए थे, डायरेक्ट, बिना माता पिता के। वो डायरेक्ट यहाँ पे मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। कौन सा बुक है, लाइक पुराण में है ऐसा कुछ? ये शिव महापुराण में है। और शिव महापुराण में जो उनके अवतारों की बात है, जिसमें एक ये जेजुरी के जो खंडोबा है मल्हार, इनका जिक्र आता है। अच्छा, Ramanan ji, yes. Thank you. I always think and appreciate how the Marathas celebrate Chhatrapati Shivaji birthday as a holiday. I would like to know who is the political person or a social leader who brought this and who initiated this, because every state in our country has some local great fighter or a leader, but we are not doing it. Actually, one Tamil High Court, Madurai, had actually mentioned that, like Marathas who celebrate Shivaji, why is it that in Tamil Nadu we are not celebrating it? So I would like to know who initiated it. अच्छा, देखिए, शिवाजी महाराज का तो उनके समय से चल रहा है। पिछले अंग्रेजों के समय में थोड़ा कम हुआ था। फिर लोकमान्य तिलक जी ने भी शिव जयंती और गणेश उत्सव को प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया था। ठीक है, ये और अब देखिए कंटिन्यूस वर्क है। एग्जैक्ट एक पर्सन ऐसा नहीं है कि जो शिवाजी महाराज को फॉलो करता है, बहुत सारे लोग हैं। और शिवाजी महाराज का इंतजार उनके जन्म के पहले से था। ठीक है, अब ये जो बुक देख रहे हैं ना, ये स्वामी विवेकानंद गा रहे थे। ये गाना हिंदी में, ये गाना है जो कवि भूषण, आप छावा मूवी में देखा होगा, कवि भूषण जो नॉर्थ से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के साथ और बाद में संभाजी महाराज के साथ रहे। उन्होंने ये कविता लिखी है, ये शिवाजी महाराज के ऊपर है। और ये स्वामी विवेकानंद जब दक्षिण में थे तो ये गाना गुनगुना रहे थे, गा रहे थे। और ये क्षेत्रीय के जो मंत्री थे ना, वो राजा के जो मुंशी जो थे, वो उनको ये सुनते हैं। और भी उनके स्वामी जी के शिष्य हैं नंदूजरा, वो सुनते हैं और बताते हैं कि शिवाजी महाराज ये गा रहे थे। वो हम अगर गा के बताए आपको, आपने कभी सुना भी होगा। ये नीचे वाला देखिएगा, दावा मृगदंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यो मिलछे वंश पर, शेर शिवराज है, जय भवानी। इस प्रकार का गाना आपने सुना होगा।
तो यहाँ पे देखो ये जो मेलचे वंश पर आखिरी में देखिए, मेलचे वंश मतलब ये जो इस्लाम आक्रमण करता है, जो आ रहे थे, कन्वर्जन जो हो रहा था, उनके लिए कहा गया है। और ये जो आक्रमण, उनको जिस प्रकार शिवाजी महाराज का डर है, ये कविता स्वामी विवेकानंद खुद गा रहे थे। और इस बुक में हमें दिल्ली में तो ये बुक नहीं मिला, महाराष्ट्र में आने के बाद ये बुक मिला है, स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये भाषा में है। हम सभी आप सब निवेदन करते हैं कि आप सब जरूर इसको पढ़ें, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है, ठीक है। और अभी शिवाजी महाराज का शुरू हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, 10-15 मिनट कृपया मिलेगा। हाँ बरनी जी बोल दीजिए। सर ये बुक इंग्लिश का टाइटल क्या है? स्वामी जी और शिवाजी महाराज। यस यस यस, ये आप देखेंगे फोटोग्राफ ऐसा ही है, स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी महाराज, छोटा सा है। पब्लिशर ये मेरे पास तो भी मराठी है, नागपुर वाला पब्लिकेशन है, शायद इंग्लिश और इसका भी रामकृष्ण मिशन नागपुर, रामकृष्ण मिशन में मिलता है ये बुक। पिछले समय में इसको छुपा के रखा था, जब पिछले 10-15 साल पहले मैं इस बुक को छुपा के रखा था, ज्यादा ये पब्लिश नहीं होता था, अभी पब्लिश होने बाहर आने लगा है। तो ये देखिए, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। अभी ये जो 12 फोर्ट है, पिछले महाराष्ट्र में एक कल्चर है फोर्ट वाला, बच्चे भी यहाँ पे गणपति की मूर्ति जैसे बनाते हैं ना, वैसे फोर्ट बनाते हैं, रेत का किला, पत्थरों का किला, एक खेल जैसा है यहाँ पे फोर्ट। तो ये जो 12 फोर्ट है, रोशन सर, दिलीप जी वर्ल्ड हेरिटेज हैंड्स रेज किए। हाँ दिलीप जी। यस रोशन सर, जैसे अभी आपने कहा कि शिवाजी का इंतजार शिवाजी के जन्म से पहले से हो रहा था, मतलब वो पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आया, किस तरह से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मुझे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थैंक यू भाई। ठीक है, हम दिखाते आगे वही है। देखो ये महाराष्ट्र का कल्चर है, महाराष्ट्र के अब गांव में, छोटे छोटे शहरों में, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। पहले एक तो सबसे छोटा अगर बस्ती है तो वहां पे सिंगल पुतला मिलेगा, सबसे मेन चौराहे पे शिवाजी महाराज जैसे खड़े मिलेंगे आपको, ठीक है। और अगर थोड़ा सा बड़ा ये है तो आपको शिवाजी महाराज अश्वरूढ़ शिवाजी महाराज बोलते, तलवार और अश्व के साथ, ठीक है। फिर अगर थोड़ी और बड़ी जगह है, बड़ी बस्ती है, तो वहां पे फोर्ट भी बनाए जाते हैं, मावड़ी भी बनाए जाते हैं। हमने अभी 1 महीना पहले फोटोग्राफ लिए हैं, रास्ते में मिले, हमने फोटोग्राफ लेते गए। तो रास्ते में आप महाराष्ट्र के गांव में जाओगे तो अश्वरूढ़ पुतला आपको मिलेगा, और सबका लक्ष्य छोटा पुतला तो उसको बड़ा करना है। इस प्रकार से महाराष्ट्र के गांव में लोगों के मन में शिवाजी महाराज है। ये महाराष्ट्र और मराठा बाहर से ज्यादा, फोर्ट से ज्यादा लोगों के मन में आपको यहाँ पे ये मिलेगा। तो सर रामानंद जी बोलना चाहते हैं। रमन, could you please go back to the military page where you said the previous one, or the previous one, where if you notice there is one in the Tamil Nadu. So that is, in fact, without noticing it, I was thinking of asking it, but now it is put there. So I just want to mention the power of Shivaji had come down to Tamil Nadu. And he had gone to this place as well. It's called the Chenji Fort. Chenji Fort, many people consider it as one of the very well-built strategic fort in India. And what happened was, some recent time, Maratha people who follows Chhatrapati Shivaji, they wanted to come and clean the place. It happened just less than 10 days actually. Before, and it came in the newspaper actually, in some place I read. But the Tamil Nadu people, they refused to allow the people to even clean the place. So what a pathetic situation. I'm very shameful being a Tamil to say that. But you can imagine the power of Chhatrapati Shivaji to come, and even the present Marathas wanting to come and clean the place, and the Tamil rulers here are refusing to do that. Thank you. I just wanted to add that. Sir, the Shivaji statue on the horse, like I've seen, so I've been to 2 forts, जिसमें है एक प्रतापगढ़ में गई थी और रायगढ़। तो वहां पे they were explaining that Shivaji on the horse, उसमें
कुछ सिग्निफिकेंस है? if horse's one leg is up or two legs are up, can you just share more about it, sir? मतलब क्यों ऐसा है? Yes. हाँ, एग्जैक्ट डिटेल्स हमें इतना पता नहीं है, लेकिन अश्वरूढ़ जो शिवाजी महाराज है, अश्व के बैठे हुए तलवार लिए हुए, उसका सिग्निफिकेंस है। और अभी मूवी वगैरह में ये सीन आता है, उसमें वो बैलेंस और एक्सेट्रा, उसमें हॉर्स के मसल्स वगैरह भी देखेंगे ना, बहुत सिस्टमेटिकली और रियल लगना चाहिए, इस प्रकार से वो डिजाइन और ये करते हैं। इसके सिवा और क्या सिग्निफिकेंस है इस समय हमें नहीं पता। मैंने सुना है कि उसका थोड़ा सा जितना मालूम है, आई थिंक शत्रुपा को मालूम है कि कहते हैं ना डाइट फाइटिंग वॉर लड़ते हुए अगर आपका डेथ हुआ या एक्सीडेंट हुआ उससे रिलेटेड है समाव, या शत्रुपा? नो, करेक्ट अपन जिस तरह से वो हॉर्स सैक्रिफाइस होता है जिस सिचुएशन में, अकॉर्डिंगली उनको उस तरह से काइंड ऑफ इमोर्टलाइज किया जाता है। तो जैसे महाराणा प्रताप का जो हॉर्स था चेतक, अब हमें पता है हल्दी घाटी के वॉर में वो किस तरह से सैक्रिफाइस किया था उसने, तो वो एक पैर ऊपर करके, दैट इज द ब्रेवरी ऑफ दैट हॉर्स। सो ऐसे ही कोई सिग्निफिकेंस होता है उनका। एक्चुअली मैम वो घोड़े के लिए नहीं होता, उसके राजा के लिए होता है। मतलब अगर घोड़े के दोनों पैर अगर नीचे हैं तो इसका मतलब है कि राजा युद्ध में नहीं मारे गए हैं, मतलब युद्ध लड़ते हुए नहीं है, वो बहुत शांत तरीके से उनका डेट हुआ है। जैसे महाराणा प्रताप एंड शिवाजी के घोड़े के एक पैर ऊपर होते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने आखिरी समय तक युद्ध लड़ते रहे हैं। और दोनों पैर अगर ऊपर होते हैं तो उसका मतलब है कि वो युद्ध में ही मारे गए हैं। ठीक है, हमें भी और एक्सप्लोर करना है, जानना है। थैंक यू। तो हाँ, रोशन जी, आपने दिलीप सर का आंसर नहीं किया, क्या मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं? उन्होंने पूछा था इंतजार का मतलब क्या है शिवाजी का, तो कैन आई ऐड लिटिल बिट? हाँ, उस कंटेक्स्ट में हमें नहीं पता, किसी को पता है तो जरूर। अच्छा, तो मैं ऐड करना चाहूंगी सभी को। क्या हुआ कि जो शिवाजी महाराज जी जब पैदा होने वाले थे, उनसे पहले आई थिंक शिवाजी महाराज के माता पिता के गुरु थे, क्या समर्थ रामदास भी उनके ही गुरु थे क्या? जस्ट मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। ओके, तो वो पूना के नजदीक में, अगर आपको याद होगा सभी को, कि वो जो हमारी जीजाऊ है प्रेग्नेंट थी और वहां पर आई थी, तो वहां पे आशीर्वाद, मतलब वो गुरु महाराज ने कहा कि इनको सेफली रखो, ये आने वाला है, महाराष्ट्र को बचाने वाला, हमारे मतलब देश को बचाने वाला आ रहा है, शूरवीर पैदा होने वाला है, यहीं पर पैदा होने वाला है। यस यस यस, हाँ, ये तो आगे बचाया। है। हाँ, तो आप बोलो ना, आप बोलो, आपके मुंह से नहीं, बहुत आपने अच्छा बताया, लगता है मुझे। बहुत अच्छा बताया आपने। वही हमने थोड़ा समय बोला कि रुकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा बताया। ये देखो, ये जो हमने पहला फोटो लगाया था, लैपटॉप चल नहीं रहा है, पहला फोटो जो था ना, वो शिवाजी महाराज का। अभी देखो, नवोदय विद्यालय में हम गए थे कि वहां के बच्चों ने 40 रुपीज कॉन्ट्री किया, कलेक्ट किए पूरे 40 विद्यार्थियों से, और 1600 रुपीज का वो फोटोग्राफ, जो हार लगाया था ना वो शिवाजी महाराज का, वो फोटोग्राफ। इसके पहले वाला जो फोटोग्राफ था वो 1600 रुपीज का उन्होंने फोटो खरीदा और अपने क्लास में लगाया। ये क्लास 9th के बच्चे हैं, अभी हम विजिट में गए थे, उनसे मिले तो बोल रहे थे हमें अच्छा लगा। तो ये जो 3 है, शायद प्रेजेंटेशन आप पता नहीं देख पा रहे या नहीं देख पा रहे। देख तो पा रहे हैं, मतलब खाली हिंदू साम्राज्य दिवस दिखा है। ये फोटो चले गए पता नहीं किस वजह से। हाँ, तो फोटो चला गया, लेकिन हम लोग देखा वो फोटो। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अब महाराष्ट्र में कहा, जिजा माता की आप बात कर रहे थे, तो जिजा माता शिवाजी महाराज के जन्म को पूर्व बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, साधु ऋषि मुनि। और जिजा माता को महाराष्ट्र में खासियत है कि जब 7वां महीना होता है माता को, जब बच्चा पेट में होता है, तो उनको डोहाले लगते हैं। हिंदी में हमें पता नहीं क्या बोलते हैं, डोहाले मतलब उनकी कुछ करने की इच्छा होती है। जैसे कौशल्या माता को धनुष्य बाण के डोहाले लगे थे, धनुष्य बाण, और राम जी देखो एक बानी राम, ठीक है ना। तो शिवाजी महाराज के जब पेट में थे तो जिजा माता को डोहाले लगते थे,
लग रहे थे कि मेरी इच्छा है कि मैं सिंहासन पे बनूं, मेरे 18 हाथों में 18 अस्त्र हो, मैं राज्य, हाँ जी, मैं राज्य करूं, ये मेरी इच्छा है। ऐसे उनको डोहाड़े लगते थे। और उनकी ये बात सुन के उनकी सखिया बोलती थी, ये क्या तुम क्या देख रहे हो, पता नहीं हिंदू राजाओं की क्या हालत होती है, पता नहीं जो भी हिंदू राजा होता है उसको 10 साल में मरना पड़ता है, तुम ऐसे क्यों सपने देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय लोगों की मानसिकता थी कि नहीं, हम राजा नहीं बनेंगे, राजा दिल्ली वाले और ये जो मुगल थे वो राजा रहेंगे, हम तो प्रजा। मेजोरिटी हिंदू थी, अधिक थी, 70-80% से भी ज्यादा थी, 100% था उस समय। तो फिर भी लोगों के मन में ये डर था कि जो मतलब 300-400 साल जब गुलामी के गए तो उनके मन में ये डर बैठ गया कि हम राजा हो ही नहीं सकते, राजा बाहर के लोग रहेंगे, हम प्रजा है, अपना काम करेंगे। तो जीजा माता का ये डोहाला सुन के उनकी सखिया उनको डांटती है, लेकिन उनसे नहीं हो पाता। फिर वो अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा करती है। और इस फोटो में अगर आप देखिए, शिवाजी महाराज यहाँ पे संकल्प लेते हैं, अपनी उंगली काट के हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके रहेंगे, ऐसे महादेव की पिंड पे अभिषेक करते हैं। और ये संकल्पों की जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, और ये जो शुरुआत है पूरे मराठा रीजन में शुरू होती है। जगह जगह पे जो युवक है वो जाते हैं मंदिरों में, संकल्प लेते हैं। ये तो 300 साल पहले की बात है। सेम जो हमारे जो रिवोल्यूशनरीज है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इनके जो साथी, इन्होंने भी यही किया था। आग के ऊपर ऐसे शपथ लेते थे, ऐसे आग के ऊपर हाथ रख के शपथ लेते थे कि मैं अपने आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करूंगा। कोई गाय की पूंछ पकड़ के शपथ लेता था, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार से ये सब प्रकार उस समय संकल्प चल रहा था, और ये बार बार हमारे इतिहास में होता है। तो शिवाजी महाराज के समय उनके साथियों ने एक बार तो किया, और काफी बार ये उनके 10, 15, 20 सालों तक ये चलता रहा, और उनको लोग मिलते रहे। हम नहीं देख पा रहे, किसी को कहना है तो कह सकता है। हम बोलिए प्लीज। हेलो सर, मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक तो कि मुझे जो जानकारी उसमें ये बताया गया कि शिवाजी को जो तलवार है वो माँ भवानी ने दी थी, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो क्या मतलब महाराष्ट्र में ये मान्यता है या हमने कुछ गलत सुन रखा है? जी जी, देखो ये है ना, शिवाजी महाराज को कुछ और उनकी माता को, इनको कुछ गाइडेंस मिलता था, डिवाइन गाइडेंस मिलता था शिवाजी महाराज को। अब देखिए, उनको शिवाजी महाराज को, ये आपके सामने जो गुरु है रामदास जी, वो कैसे मिले? वो अपने मतलब युवराज थे अपना, उन्होंने शुरुआत की थी स्वराज्य की, थोड़े कुछ किले जीते थे। उनके मन में गुरु मिले ऐसी बहुत इच्छा हो रही थी, तो उन्होंने ध्यान वगैरह लगाया, और उनको मार्गदर्शन मिला, और एक उनको प्रसाद मिला कि आपको मैं आपका मैं गुरु बनूंगा। जो इन्होंने दर्शन दिया था, उनको स्वप्न में दर्शन दिया था कि, और उनको फिर प्रसाद भी दिया था, उनके बाजू में प्रसाद मिला, उन्होंने वो प्रसाद खाया और बोला था कि मैं आपको बाद में मिलूंगा। तो शिवाजी महाराज फिर जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, उनको वहां किले पे मन नहीं लग रहा था, वो जंगल में जाते हैं। तो उनको एक ध्यान में ये मुनिजन उनको मिलते हैं, इनका नाम है समर्थ रामदास। जैसे नर नारायण होके गए रामकृष्ण यानी विवेकानंद, वैसे होके गए, ठीक उसी प्रकार बोलते हैं समर्थ रामदास। ये समर्थ रामदास है आपके सामने, और नारायण और नर के रूप में स्वामी यहाँ पे शिवाजी महाराज। इस प्रकार का इन दोनों का जीवन भर का ये रहा। उनको सपना में तो मार्गदर्शन मिलता है, ये जंगल में जाते हैं तो उनको ध्यान में समाधि में मिलते हैं। और देखो, जब ये समर्थ राम समाधि में मिलते हैं तो उनके आसपास शेर, असवल और सभी जंगली प्राणी शांत अवस्था में मिलते हैं। शिवाजी महाराज वहां जाके बैठते हैं, सुबह से दोपहर से शाम हो जाती है, फिर भी इनकी समाधि ध्यान नहीं निकलता है। अब उनको क्या बताएंगे, घर पे वापस जाना पड़ता है। शाम के समय वो दर्शन लेके शांति से निकल जाते। 8 दिन सुबह आते थे, उनका समाधि ध्यान खुलने का इंतजार करते थे और वापस जाते थे गढ़ किले पे। तो 9वें दिन उनको गुरु का ध्यान खुलता है, और अपने नर को, मतलब उनके शिष्य को देख के उनको बहुत आनंद होता है, और उसी दिन उनकी त्रयोदशाक्षरी मंत्र से उनकी दीक्षा होती है। ये उनके गुरु। तो देखो, ये उनके दृष्टांत इनको नहीं, एक मिनट, सॉरी आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगी। वो परीक्षा लेते हैं अपने शिष्य की, वो कहते हैं जाओ शेरनी का दूध लेकर आओ। हाँ, ये पहली मुलाकात है गीता जी, ये पहली मुलाकात है, वो आगे है, ठीक। हाँ, ये पहली मुलाकात होती है उनकी। फिर बाद में उनका आना जाना रहता है, और भी आप जो बता रहे हैं वो उसके बाद में भी इनका चलता है। तो
नहीं, दीक्षा वो तभी देते हैं, वो देखो गुरु परीक्षा लेता है ना हमेशा शिष्य की, तो वो बोलते हैं जाओ पहले शेरनी का दूध लेके आओ फिर मैं तुमको दीक्षा दूंगा। ओके, ये मैंने मतलब पढ़ा है ऐसे। तो वो जाते हैं, लेकर आते हैं और उनको ब्लेसिंग मिलता है। रमनन जी, मैं आपकी एक छोटी सी बात का उत्तर दूंगी। आपने जो बोला कि देखिए हम शिवाजी घर घर में क्यों है, कहाँ कहाँ क्यों है। यू ऑल, आई वांट टू शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू। ओके, एक तो दिलीप जी ने पूछा कि उनको तलवार मिलती, हाँ मिली थी। माँ तुलजा भवानी ने साक्षात उनको दर्शन दिए थे, क्योंकि उस समय हमारा इतना अत्याचार बढ़ चुका था, हिंदू राष्ट्र पूरा खत्म होने के पागार पे था। लेकिन अगर माँ उनको नहीं देती तलवार, गुरु उनको नहीं मिलते, तो शायद ही हम आपस में बात कर रहे होते। ओके, दूसरी बात ये कि आज तक क्यों वो है, क्योंकि देखो देयर इज अ गुरु बिहाइंड। वो राजा थे, लेकिन हर एक जो कार्य करते थे समर्थ रामदास उनके पीछे थे। वो आप अगर जानेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है इनके बारे में, समर्थ रामदास जी के अड्डे होते थे, तो वो जासूस का काम करते थे अपने राजा शिवा के लिए। ओके, और वो एक मतलब वो लेटर में एक ऐसा लेटर भेजते थे जो सिर्फ शिवा को समझ में आता था कि मैसेज क्या है। समर्थ रामदास जी के, मुगल आए हैं यहाँ पर, तुझे यहाँ आना है, इनको खत्म करना है, वहां आना है, मतलब सब अड्डे बताते थे। तो ही वॉज लाइक अ जासूस। एक समय ऐसा आया कि शिवाजी महाराज ने कहा, अरे तुम पूरा किंगडम ले लो, ये पूरा मेरा थ्रोन ले लो, तुम ही राजा हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सन्यासी हूँ। ओके, राज्य तो तुझे ही करना है। ओके, सिर्फ वो शिवाजी महाराज जी का थ्रोन था, सिर्फ नाम अपने लिए ऐसे, लेकिन उसके पीछे उनकी भावना ये थी कि सब जो भी मेरा आज्ञा मिलेगा मुझे वो गुरु महाराज से मिलेगा। और इसी प्रकार गुरु महाराज जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग हुई, जैसे हमारे ठाकुर और विवेकानंद जी की आप बातें करेंगे, तो गुरु महाराज की इतनी बड़ी कृपा हुई कि माँ भवानी के दर्शन हुए, तुलजा भवानी के दर्शन हुए। और आज भी तुलजापुर में हमारा जेएनवी है, वहीं से लगकर हमारा स्कूल ही है। तो बड़ा सौभाग्य होता है, हर साल मुझे तुलजा भवानी माता के दर्शन करने को मिलता है। तो ये भावना आ जाती है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते कि शिवाजी महाराज जी को साक्षात माँ जगदम्बा ने यहाँ दर्शन दिए। और तलवार भी है आज उनकी, मतलब जो भी है श्रद्धा से लोग, श्रद्धालु भक्तजन जाते हैं उधर तुलजा भवानी के मंदिर में। जी, तो यही मान्यता है। हाँ हाँ, थैंक यू गीता जी, बहुत इम्पोर्टेंट बताया आपने। I have one more question. यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुना, if anybody have you if you have been, आप देखते हैं लाइक बियॉन्ड द मदर्स टेम्पल, मतलब शक्तिपीठ के थोड़ा आप आगे जाइए पैदल, you will see a big statue of mother giving talwar to Shivaji. And now like I think there might be some history with this place also. I don't know. शिवाजी महाराज दक्षिण में जब गए थे, दक्षिण दिग्विजय, तो वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग वहां गए थे। और शिवाजी महाराज वहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ आस पास में है ना। ज्योतिर्लिंग के पास जाने के बाद उनकी मतलब उनकी इच्छा भगवान को समर्पण, पूरा संपूर्ण समर्पण करने की हुई, और वो भाव विभोर हो गए। उनको वहां पे ध्यान लगा था, उनको एक उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिवाजी महाराज को हुई थी। तो यहाँ तक हम जानते हैं। अब देखिए, ये तलवार देने की और दूसरा जो बात है कि शिवाजी, मेरा सवाल है आप सभी से कि क्या आपने कोई दूसरा राजा सुना है जिनका राज्याभिषेक हुआ है? राज्याभिषेक। अब राज्याभिषेक में क्या हुआ था, पूरे भारत के 7 नदियां, 7 समुद्रों का जल लाया गया, नदियों के जलों से उनका अभिषेक हुआ, पंचामृत से अभिषेक हुआ। जो 7 समुद्र का जल है उनसे उनके पैर धोए गए और सपत्नीक उनकी पूजा हुई। फिर हिंदू पद्धति से उनको सिंहारूढ़ किया गया। क्या कोई और राजा आप जानते हैं जिनका राज्य अभिषेक पूरी हिंदू पद्धति के साथ हुआ है? राजा राम ओनली, आई डोंट नो एनीबॉडी आफ्टर दैट। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, ये जो श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, इनका हमें पता है कि ये राज्याभिषेक का टाइम तक का हमें पता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है, पूरे हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट होता है। तो शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर राज्याभिषेक से एक नई काल की शुरुआत हुई है।
यहाँ मराठी लोगों का मानना है कि शिवाजी महाराज के जन्म से राज्याभिषेक के समय में एक नया परिवर्तन, नया टर्न आया है, जिसका फेज 1 तो शिवाजी महाराज के बाद हुआ, मराठों ने पूरे भारत, अभी फेज 2 चल रहा है। ऐसे एक समय के साथ परिवर्तन ये आता रहता है। जैसे राम जी के समय, कृष्ण जी के समय राज्याभिषेक होने के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई थी, या नया एक टर्निंग पॉइंट मिला था, उस प्रकार से यहाँ पे एक मान्यता है। देखिए, भारतवर्ष में राजा तो बहुत सारे होके गए हैं, इनकी भविष्यवाणी इनके जन्म से पहले हुई थी। बहुत लोगों को ऐसे अनुभव मिले थे। इनके जो नेताजी पालकर थे, उनके गुरु ने उनको बताया था कि तुम इनके साथ आखिरी तक रहना, मैं तुम्हें पूरे अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या में पारंगत करता हूँ, तुम्हें एक राजा मिलेगा, तुम उनके सरदार बनके, उनके सेनापति बनके रहना। उनका राज्याभिषेक होगा और वो बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इस बुक में है, शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ बुक्स है, उनमें आपको मिलेगा। तो ये जन्म की पहली बातें हैं। उनके समय में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत तेज परिवर्तन होता है, और उनको मानने वाले, उस विचार के साथ आगे बढ़ने वाले बहुत सारे लोग रहे, मराठा, पेशवा, और इस वजह से पूरे भारत में उनको कोई रोक नहीं पाया। और जहां तक तलवार की बात है, तो देखो, शिवाजी महाराज की खुद की इच्छा नहीं थी कि मेरा राज्याभिषेक हो, वो तो नहीं बोल रहे थे। काशी से गागा भट्ट आए, जो काशी का हमारा मंदिर है, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग का, वहां से जो उनके पारंपरिक जो पुजारी है, वो वहाँ काशी का विध्वंस हुआ था, मंदिर को तोड़ा गया था, तो वो पुजारी पूरे भारत में ढूंढ रहे थे। तो काशी से आए, पूरे आते समय महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में जब वो शिवाजी महाराज से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने पूरे रास्ते में उनका जानकारी ली, पता किया कैसे राजा है, और फिर उनसे विनती की कि आप राज्याभिषेक करिए। वो बोल रहे थे नहीं, अभी हमारा कार्य चल रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप राज्याभिषेक करिए। तो उनका राज्याभिषेक काशी के गागा भट्ट के आग्रह के कारण हुआ। अब उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा राज्याभिषेक हुआ है। वो कहते, शिवाजी महाराज कहते, राज्याभिषेक हो ये श्री की इच्छा, भगवान की इच्छा, माता की इच्छा। जो कुछ हो रहा है वो स्वराज्य हो रहा है, वो माता की इच्छा से हो रहा है, श्री की इच्छा से हो रहा है, ये हमेशा कहते थे। तो उनका ऐसा आग्रह नहीं था, क्योंकि वो हमेशा कार्य करने में ज्यादा लगे रहते थे। रोशन सर टाइम। हाँ, ठीक है। तो हम मीटिंग को रोशन जी, धन्यवाद आपको। हमने शुरू से देखा, आपने ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा, हर स्टेट का अपना फूड, क्लोथिंग अलग अलग होता है, वो आपने उद्धृत किया। एक टर्निंग पॉइंट आपने हिस्ट्री में बताई, शिवाजी महाराज। एसीपी में उनके माँ के बारे में एज ए आइडियल है। वो जो उंगली वाला इंसिडेंट, आई वॉज नॉट अवेयर, थैंक यू, उससे थोड़ा सा और फीलिंग बढ़ा। संत और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस ऑफ महाराष्ट्र आई थिंक रह गया है। ज्ञानेश्वरी जो है गीता के ऊपर, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट, सो टू से। तुकाराम ये हो, आई थिंक उसका भी एक छोटा सा सेशन, मे बी फॉर हाफ एन आवर, 2 सेशन को क्लब करके वी विल ट्राई। समय को रिस्पेक्ट देते हुए आई विल जस्ट क्लोज इट। देवाती मैम, दिलीप, सौरभ सर, डू यू वांट हाफ अ मिनट? आई कैन गिव, अगर किसी को बोलना है। हाँ, मुझे 2 चीज बोलना है, क्योंकि फिलहाल हम गए थे मार्च में, तो औरंगाबाद का नाम चेंज होके संभाजी नगर हुआ, जो हमें बहुत अच्छा लगा। बार बार औरंगाबाद निकल आ रहा था। और अच्छा, ये कब हुआ? कब हुआ नहीं मालूम, हम जब मार्च के महीने में वेरी सून हुआ। ये 2 साल, 1-2 साल हो गए हैं अर्नब जी, क्योंकि मेरी स्कूल है ना औरंगाबाद, तो उसको हम बोलते हैं अभी संभाजी नगर। ओके, संभाजी नगर, केवी संभाजी नगर, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, और जेएनवी है संभाजी नगर। बहुत अच्छा। और सेकंड वाली बात ये है कि नासिक में मतलब कुछ ही दिनों में, बहुत ही न्यूली हमारे ग्राम कृष्ण मिशन ओपन हुआ है, और ये साल के एंड में वहाँ पे कुंभ है, नासिक में कुंभ है। तो बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड हैं जा सकते हैं। आज 2 साल चलने वाला है, सभी को अपना प्लान करिए, मस्त पूरा पश्चिम प्रांत घूम लीजिए, आते समय जाते समय एक टूर बनाओ, अच्छा अपॉर्चुनिटी। ये 2 सालों में 2 साल चलेगा। रोशन भाई हमारे टूर लीडर होंगे।
ठीक है। रोशन जी आप वो भी इसका स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का भी आप अगर एक प्रिपेयर करके रखें, आई विल कॉल यू। थैंक यू। आज वेरी शॉर्ट नोटिस पे मैंने आज आपको बुलाया था, आज उज्जवल का था बट उसका एक शूट है इसलिए। धन्यवाद सभी को। सौरभ जी कुछ नहीं कहना है, सो विल क्लोज इट। नहीं, मैं तो ये कह रहा था टाइम हो गया है तो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो भरणी जी प्लीज डू द ऑनर्स। Yes. Okay. Of praying or of thanking? Whatever you feel like. Okay, so since you have already thanked Roshan sir, I would really wish to listen to the Bhakti Sampradaya of Bhakti side of Maharashtra, Gyaneshwari, Tukaram, Chokamila, all that. So that would be a wonderful session. I'm looking forward to that, Roshan sir, and thank you so much. We can conclude with Mother's prayer. Can I just add one thread to what you just said, Barney? You remember that story about Vithala? रोशन जी उस पे थोड़ा आप जोर लगा सकते हैं आगे के सेशन में? जरूर। या यू सी रामानंद जी का अलवर्स एंड नायनमार्स रखा है। रामानंद जी you will take 1 hour for that. Would you be able to? Yeah. The 63 Nayanmas are there. Then रोशन जी का एक अलग सेशन रखते हैं। Because we have not talked about so many things अभी तो। गजानन महाराज की जो बात ही नहीं करी रोशन भाई, करी थी क्या रोशन भाई? वे कंप्लेन है गोविंद का। गजानन महाराज हो गया, पंढरपुर में जो यात्रा होती है जिसमें लोग पैदल जाते हैं। विठला वही वाला पंढरपुर वाला। हाँ, पंढरपुर की यात्रा। क्या क्या लोगों को क्या बोलते हैं, असली में विठल के दर्शन हुए हैं। Those who walk ना, इतने सारे नंगे पैर जाते हैं। असली में इंस्पायर अस डेफिनेटली गोविंद। थैंक यू फॉर कमिंग। कल मैंने इनको बोला, रिक्वेस्ट किया, आओ भाई क्या हुआ, आपकी शक्ल देखेंगे तो अच्छा लगता है। एंड शतरूप आल्सो जॉइन विद अ स्पेक्टिकल्स, सो स्वीट। प्रणाम मंत्र प्लीज। कहाँ गए भरणी जी? Yes. Om Jananim Sharadam Devi Ramakrishnam Jagatgurum Padapatme Tayo Shritva Pranamami Mumurmuhu Om Shanti Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Paramastu. Thank you. Thank you, Roshan. Thank you, Roshan. Thank you very much. Thank you, Roshan sir. Thanks everybody. Thank you, Roshan. Raman ji, Harish जय ji. भवानी, जय श्री